नमस्कार, कैसे हैं आप सभी जी। मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडू गेमी में डेली करंट अफेयर न्यूज़ के साथ। हमेशा की तरह आज की भी हमारे वीडियो में टोटल 5 MCQs जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। जितने भी लोग जो PCS, UPSC जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया गया है, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वर्ष 2021 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था। दूसरा, लौह एवं इस्पात और फार्मा क्षेत्रों को इस योजना से हटा दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना ROTTED योजना के निर्यातकों को ऐसे अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क या करों को वापस कर देगी जिन पर अब तक या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था, जिससे भारत के निर्यातकों को काफी नुकसान हो रहा था। यह योजना उन करों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी जिन पर पहले ही छूट दी जा चुकी थी या जिन्हें वापस किया जा चुका है। इसे जनवरी 2021 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था, जो कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं थी। अतः कथन 1 सही है। परिधान निर्यातकों के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी तथा कर योजना की छूट अलग से अधिसूचित की गई है। हाल ही में सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना से लौह इस्पात, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों को हटा दिया गया। अतः कथन 2 भी सही है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है होता है कंप्लीट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है एडू गेमी, वो ऐसे डेली करंट अफेयर न्यूज़ साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है डेली अपलोड कर रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हीमोफीलिया एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है। दूसरा, महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तीसरा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के अनुसार भारत में हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? पहला, केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2 और 3, तीसरा केवल 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3 सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट भी गंभीर रक्तस्राव हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। एक बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के तरीके में शामिल आनुवांशिकी के कारण महिलाओं की तुलना में पुरुष हीमोफीलिया के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अतः कथन 2 भी सही है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण 2017 के अनुसार 2017 में दुनिया भर में 1.96 लाख से अधिक लोग हीमोफीलिया से पीड़ित हुए थे। देशवार आंकड़ों के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लगभग 19,000 मामले हैं।
अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा नामित किया गया है। दूसरा, अजंता की गुफाएं भारत की पहली तथा एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। विश्व धरोहर स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से है जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व के कारण सूचीबद्ध किया जाता है। यह सूची यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सुशोभित है, अतः कथन 1 सही है। भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। इनमें से 40 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नियमित है, जिसमें ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थलों में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी शामिल हैं। गुजरात के हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। रामजा मंदिर भारत का 19वां विश्व धरोहर स्थल था। सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित भारत का पहला और एकमात्र स्थल है, अतः कथन 2 सही है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की कौन सी भूमिका ऐसी है जिसके कारण उसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यह सरकार के एक बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह विदेशी विनिमय का प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी, यह मुद्रा नोट जारी करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट का विस्तार प्रदान करता है। बैंकों के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास पैसा पर्याप्त रहता है, लेकिन अस्थायी तौर पर थोड़ी बहुत कमजोर हो जाती है, समस्या आ जाती है और उनके पास लिक्विडिटी, साधारण भाषा में कहे तो करेंसी की कमी हो जाती है। ऐसे में वह किसी अन्य बैंक से उधार लेना चाहेगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा बैंक को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वह बैंक सीधे आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसके बचाव में आगे आ सकती है। रिजर्व बैंक यह सुविधा बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को असफल होने से बचाने के लिए देता है, क्योंकि अगर बैंक फेल हो जाता है तो इसका असर अन्य बैंकों पर सीधे पड़ेगा और संस्था को भी इससे नुकसान पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई अर्थव्यवस्था विश्व के किसी अन्य अर्थव्यवस्था के संपर्क में आती है तो निम्नलिखित में से उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? पहला, उत्पादन बाजार संलग्नता। दूसरा, वित्तीय बाजार संलग्नता। तीसरा, कारक बाजार संलग्नता। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3।
ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी। विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के संपर्क में आने से ज्यादातर 3 प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला, उत्पाद बाजार संलग्नता। उपभोक्ताओं और फर्मों को घरेलू एवं विदेशी वस्तुओं के बीच चयन का अवसर मिलता है। यह उत्पाद बाजार में संलग्नता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न होती है। दूसरा, वित्तीय बाजार संलग्नता। निवेशकों को भी घरेलू और विदेशी परिसंपत्तियों के बीच चयन का अवसर प्राप्त होता है। इससे वित्तीय बाजार संलग्नता का निर्माण होता है। तीसरा, कारक बाजार संलग्नता। फर्मों को उत्पादन के स्थान का चयन करने तथा श्रमिकों को वहां काम करे यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इससे कारक बाजार संलग्नता कहते हैं। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।